हाय एवरीवन। सो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ये इसको हिंदी में हम कहेंगे ओके, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को हम क्या कहेंगे? सॉलिड्स के जो भी मटेरियल्स है हमारे उनकी विद्युतीय गुण जिनको गुण बोलते हैं। ओके, आई डोंट नो, आप अपनी बुक में इस चैप्टर का नाम देख लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 6 है प्रोबेबली सॉलिड स्टेट फिजिक्स सीबीएस पब्लिकेशन में। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हम पढ़ने वाले हैं। उसमें मैं स्टार्टिंग से ही सारे टॉपिक कवर कर रही हूँ। अगर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है तो भी उसको थोड़ा बहुत अपन डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप उसको बुक से ज्यादा पढ़े तो ठीक रहेगा। डेरिवेशन के लिए अपन उसके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आपका आता है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आता है करंट डेंसिटी। ओके, करंट डेंसिटी। ओके, इसको आप यू कैन से धारा घनत्व आप बोल सकते हैं इसको। सॉरी, मेरे पास हिंदी की बुक फिलहाल है नहीं, सो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही है। सो ओके, सो धारा घनत्व को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसके लिए हम नॉर्मल हमारी जो करंट फ्लो होती है वो घरों में हम जो वायर लेते हैं वो कॉपर के वायर्स होते हैं, और कॉपर के वायर के अंदर हमारी करंट फ्लो होती है। कॉपर क्या है, हमारे पास मेटल होता है। तो हम ऐसा ही एक वायर इमेजिन करते हैं, और वायर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। तो सपोज हम यहाँ पर छोटा सा एक सेक्शन लेते हैं। ये आपके पास मेटल का कोई वायर है, मेटल का कोई वायर है, और इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। अभी करंट फ्लो जब होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं कि चार्ज का ही फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट ले लेते हैं। तो सपोज हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉपर अगर लेंगे तो कॉपर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात आपके पास करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये जो वायर है या सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमने लिया है, इसकी लेंथ मान लीजिए एल है। तो सबसे पहले अगर हम करंट डेंसिटी की डेफिनेशन देखें, तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए ये साइड वाला जो एरिया है, क्योंकि करंट जब फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसी एरिया को क्रॉस करते हैं। या फिर अपन करंट की बात करें तो करंट को अपन लेंगे इस डायरेक्शन में। तो करंट क्या कर रही है, ये जो साइड में सर्कुलर एरिया है, ये साइड में जो सर्कुलर एरिया है इसको क्रॉस करके आगे बढ़ रही है। सपोज ये एरिया है ए, और इसमें से जो करंट गुजर रही है वो है आई। तो अगर मान लीजिए ए एरिया में से आई करंट जाती है, तो यूनिट एरिया में से यानी एकांक क्षेत्रफल से कितनी करंट जाएगी, आई बाय ए, और इसी को हम बोलते हैं जी। ओके, सो इंग्लिश में हम इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, जो इलेक्ट्रिकल करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। मतलब यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है। अगर हिंदी में आप कहेंगे तो आप कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है उसे हम धारा घनत्व बोलेंगे। ओके, सो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो आपके पास ये रहेगा। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया है, अब इसका फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। तो जब आप क्या करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपको फ्लो करवाना है, तो आपको उस पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि मैं चाह रही हूँ इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए। सो आपने उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, और इलेक्ट्रॉन आपके पास इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही है बेसिकली। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो आपके पास है n। तो हमारे पास, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करते हैं, और वो जो वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। ओके, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो अगर मान लीजिए यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचने में, यहां से शुरू करके यहां तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉनों को टाइम लगता है टी। ओके, इलेक्ट्रॉनों को टाइम लगता है टी, तो इस एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखिए, टी टाइम तक इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चल रहा है, वीडी वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो यहां से लेकर वो यहां तक आया, उसको टाइम कितना लगा टी, और किस स्पीड से गया, वीडी तक। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम
ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी। स्पीड कितना है vd और टाइम कितना हो गया t। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉनों ने कितनी दूरी तय कर ली, vd मल्टीप्लाइड बाय t, और इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे l से। तो सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी हो गई हमारे पास, l हो गई, vdt हो गया, और साइड वाला एरिया को हमने किससे लिखा है, a से। तो इलेक्ट्रॉन का इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है जो हमने वायर लिया है उस वायर का जितना सा पार्ट हमने लिया है उसका आयतन कितना होगा। अब सिलेंडर का आयतन, हम सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास फॉर्मूला पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, राइट। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये साइड वाला एरिया होता है, साइड वाला सर्कल बना हुआ है, सर्कल का एरिया हमने किसे लिया है, ए से रिप्रेजेंट किया है, तो ये पाई आर स्क्वायर तो हमने ए से लिखा है। एच क्या होती है, इसकी हाइट होती है, और वो हमने क्या लिया है, एल लिया है, और एल का वैल्यू हमें क्या मिला है, वीडीटी। तो ये आपके पास आ जाएगा वीडीटी। तो हमारे पास जो कंडक्टर है उसका वॉल्यूम कितना आ गया है, ए वीडीटी। अब आप वापस यहाँ पर आ जाइए, आपने यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n, यानी एकांक आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिलेंडर कितना हो जाएगा, सो एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयतन में कितना हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, a vd और t। ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें, हमारे गिवन कंडक्टर में। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल चार्ज इन सिलेंडर। तो हमारे पास सिलेंडर में टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जो कि कितना है, माइनस का e, तो n a vdt। और अब ध्यान रखिएगा, आपने जो डायग्राम बनाया था सिलेंडर का वो आपके पास ये था, और आपने कहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू होते हैं और वो सारे के सारे टी टाइम में यहाँ पे गुजर जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक गुजर गए। तो हम ये कह सकते हैं ना कि टी टाइम में इतना चार्ज, कितना, ये वाला, सपोज हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, तो हम कह सकते हैं कि टी टाइम में कैपिटल क्यू चार्ज यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो हो गया, कितना चार्ज फ्लो हो गया, क्यू चार्ज फ्लो हो गया, कितने टाइम में फ्लो हो गया, टी टाइम में फ्लो हो गया। तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, क्यू। तो यूनिट टाइम में यानी एकांक समय में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा, क्यू बाई टी। और हम जानते हैं करंट की डेफिनेशन क्या होती है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। सो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है क्यू बाई टी, और क्यू का वैल्यू रख देते हैं तो माइनस ई एन ए वी डी टी। ये आपके पास आ जाता है करंट का फॉर्मूला। हमें क्या चाहिए था, करंट डेंसिटी चाहिए था, तो जे हमारा कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए हो जाएगा। सो करो इसको, माइनस ई एन ए वी डी टी अपॉन ए से ए कैंसिल आउट आ जाएगा, माइनस एन, सॉरी, माइनस एन ई, और क्या रहा है हमारे पास यार, वी डी। अच्छा टी भी नहीं रहा ना, टी भी नहीं रहा क्योंकि हमने तो टी तो कैंसिल आउट कर दिया, ये टी भी नहीं रहा हमारे पास। सो माइनस एन ई वी डी, ये आपके पास करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये तो आ गया करंट डेंसिटी। अब हम बात कर देते हैं इसका यूनिट क्या होगी। सो जैसा कि हमने फॉर्मूला लिखा कि आई अपॉन ए होता है, करंट किस में मेजर करते हैं हम, एम्पियर में, एरिया किस में होता है हमारा, मीटर स्क्वायर में, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है आपके पास, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास करंट डेंसिटी है। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये पूरे चैप्टर में काम आएगी आपके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, विद्युत चालकता। ओके, सो हमारे पास एक्चुअल में अब देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज पे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फ्लो होंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतनी ज्यादा करंट हमें मिलेगी, और जितनी ज्यादा करंट हमें मिलेगी उतनी ज्यादा करंट डेंसिटी हमें मिलेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे जे भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस साइन को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और मान लीजिए वो कांस्टेंट है सिग्मा, तो जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई हो जाता है, और यहां से हम सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं जो आता है जे अपॉन ई, और इसी सिग्मा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू होता है जे अपॉन ई। अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाए एग्जाम में तो जे का फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया है, माइनस एन ई वी डी, और ये आ जाएगा अपॉन ई।
अगेन हमारे पास ये जो सिग्मा है इसकी वैल्यू सॉरी सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। सिग्मा को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और आपको ध्यान रखना है कि एक टर्म और होता है आपके पास विच इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का आपने 11-12 के अंदर देखा ही होगा, ये सिग्मा का इनवर्स होता है, इसे रो से डिनोट करते हैं, ये 1/सिग्मा होता है। तो उल्टा कर देना इसको, ये E/NeV आ जाएगा। एक और चीज ध्यान रखना कि इसी को ओम्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि जो V इज टू आई आर आता है ना, V इज टू आई आर, वहीं से ये दोनों सिमिलर ही है एक दूसरे का, कह सकते हैं जैसे हमारे घर पे नाम अलग होते हैं, स्कूल में नाम अलग होते हैं, वैसे इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप है ये J इज टू सिग्मा ई, तो इसे ओम्स लॉ भी हम कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास प्रतिरोधकता भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी को हिंदी में कहते हैं गतिशीलता। ओके, सो मोबिलिटी हमारे पास क्या होता है कि हमने जैसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर अपन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जितना ज्यादा उस पर फोर्स लगेगा उतना तेज मूव करेगा, उतना तेज मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगेन इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट क्या है, सपोज करो म्यू है। इसी म्यू की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो म्यू कितना आता है, VD/E आता है, और इसी म्यू को हम बोलते हैं मोबिलिटी। ओके, सो आपके पास यहाँ पर मोबिलिटी का भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास सिग्मा और म्यू में, क्योंकि सिग्मा क्या था आपके पास, जे और ई को जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल किया था तो कांस्टेंट मिला था सिग्मा, VD और ई को प्रोपोर्शनल किया है तो आपको मिला है म्यू। तो म्यू और सिग्मा में आपस में भी एक रिलेशन आपके पास होता है। ओके, और वो रिलेशन आपके पास कैसा होगा, तो आप देखिए सिग्मा आपके पास क्या मिला था, ये देखो सिग्मा, ये रहा सिग्मा, -NeVD/E लिख लेते हैं, -NeVD/E, राइट। और अभी अभी देखा म्यू का फॉर्मूला क्या आ रहा है, VD/E, तो ये रहा VD/E, इसकी जगह हम म्यू लिख सकते हैं तो -NE म्यू, ये आपका आ जाता है सिग्मा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। सो आपने क्या क्या डेफिनेशंस देखी है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, तो ये आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद आपकी बुक में एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है, तो मैं एक एक करके आपको वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता देती हूँ। बाकी तो आप बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, वो आपको याद भी रखना है वैसे भी, क्योंकि इसके अंदर समझना कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहला फैक्ट आपका ये दिया है कि स्टेडी स्टेट के अंदर जो करंट डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसमें तो हमने डिराइव किया है, ये कह रहा है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो हमने अभी अभी देखा है। सेकेंड फैक्ट आपके पास ये कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो चाहे वो थर्मल हो, प्रीवियस टॉपिक्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में देखा था। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई रोड लेते हो, मान लीजिए सपोज कोई आपने रोड लिया है, अब अगर आपने इसको मेटल का बनाया है तो इसका ये सिरा अगर आप गर्म करते हो, यहाँ से इसको गर्म करते हो, तो आपका जो दूसरा सिरा है, सपोज आपने हाथ से पकड़ रखा है, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा अगर ये रोड मेटल की है। अगर ये रोड इंसुलेटर की है तो आपका दूसरा हाथ, दूसरा सिरा है जो वो बहुत धीरे धीरे और बहुत टाइम बाद भी उतना गर्म नहीं होगा जितना स्पीड से मेटल में हो गया था। और वो इसका मतलब क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो मेटल की ज्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब यही है कि एक साइड से जो हायर टेम्परेचर है वो एनर्जी को दूसरे साइड में लेके जाना है, और ये वाली चीज कौन अच्छा करता है, मेटल करता है कि इंसुलेटर करता है, तो ये मेटल अच्छा करता है। ओके, सो आपके पास मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी औरों से अच्छी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आपकी औरों से अच्छी होती है। यही कारण है कि घरों में हम जो करंट सप्लाई के लिए वायर यूज करते हैं वो कॉपर के बने हुए होते हैं। कॉपर से भी अच्छा कंडक्टर सिल्वर है, लेकिन सिल्वर के वायर तो नहीं ले सकते, काफी महंगे पड़ते हैं, इसलिए हम सिल्वर यूज नहीं करते हैं, बट वी यूज कॉपर। तो ये सेकंड वाला है कि मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो दूसरे मटेरियल के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है। तीसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम के पर्पज से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है इसके बारे में, ये कहता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, जिसे हमने रो से देखा, रेजिस्टिविटी एक तरह से क्या होती है, रेजिस्टेंस होता है। अगर वो हम मेटल की बात करें तो लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे ये जो रेजिस्टिविटी होती है खासकर मेटल्स की, ये अलग अलग तरह से चेंज होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसको
लो टेम्परेचर पे देखा है, लो टेम्परेचर पे तो जो लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी होती है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की, क्योंकि हम ये सारा पूरा चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में है, और कंडक्टिविटी अच्छी किसकी होती है, मेटल्स की होती है, तो हम मेटल पे ही फोकस करेंगे। लास्ट में हॉल इफेक्ट के अंदर हम थोड़ा सा सेमीकंडक्टर देखेंगे। सो आपके पास जो रो है, रेजिस्टिविटी है, अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें, अब लो टेम्परेचर का मतलब कितना लो, लगभग 20 केल्विन, ठीक है, तो ध्यान रहे इससे या इससे कम टेम्परेचर की अपन बात करें, तो उस कंडीशन में मतलब 20 केल्विन से अबव जो हमारे पास होता है, थोड़ा सा 20 केल्विन कह रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आपके पास कितना होता है रो की वैल्यू, ये होगा, मतलब लो टेम्परेचर होगा बट अबव 20 केल्विन होगा। इसको थोड़ा सा अबव कर लेना, मतलब लो होगा बट अबव 20 केल्विन होगा। तो उस पे हमारे पास जो रो होता है वो T⁻⁵ टेम्परेचर की पावर 5 के प्रोपोर्शनल इस हिसाब से वेरी करता है। और अगर हम हाई टेम्परेचर पे देखते हैं, ओके, सो हाई टेम्परेचर में हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रख लेना, है ना। लो टेम्परेचर पे T⁵ पे, और हाई टेम्परेचर पे आपके पास रो जो है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर देखिए, अगर रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि रो और सिग्मा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रो क्या होता है, 1/σ होता है, तो वहां से आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये कहता है, अगर किसी मेटल के अंदर, अगर किसी मेटल में आपने इम्प्योरिटी मिला दिया है, इम्प्योरिटी का मतलब है कि दूसरे कोई एटम के, दूसरे मेटल के या दूसरे मटेरियल को इसमें मिक्स कर दिया, तो ये इम्प्योरिटी हो गई। अगर किसी मेटल में इम्प्योरिटी आ जाती है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो इस तरह से वेरी होती है। इस रूल को बोलते हैं मैथिसन रूल, और ये मैथिसन रूल को हम डिटेल में इसी चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, तब आप देख लेना, इसके बारे में और डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो उसमें होता है क्या है कि उसमें एक पार्ट जो रेजिस्टिविटी होती है उसका एक पार्ट तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और एक पार्ट जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी हम डिटेल में मैथिसन रूल के अंदर इसको देखेंगे, ओके। और हमारे पास नेक्स्ट देखो, इसके बारे में एक चीज और आती है कि कुछ कुछ मेटल्स, सारे नहीं, कुछ कुछ मेटल्स और अलॉयज भी होती है। अलॉयज का मतलब होता है मिक्स ऑफ 2 और 3 मेटल्स। तो हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर, जैसे ही हम 0 केल्विन तो नहीं कर सकते एग्जैक्ट, बहुत कम कर देते हैं, मतलब 0 केल्विन के आसपास उसका टेम्परेचर अगर कर देते हैं मान लीजिए, तो होता क्या है, मेटल्स का टेम्परेचर कम करने से उनकी जो कंडक्टिविटी होती है, उनकी कंडक्टिविटी होती है वो भयंकर ज्यादा हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। और उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लगभग जीरो हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी तो सिग्मा क्या है, 1/ρ। ये चीज जीरो हो रहा है तो सिग्मा क्या हो रहा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो पॉसिबल नहीं है, ना ही एग्जैक्ट जीरो पॉसिबल है। तो रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाती है और कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा, इतना शानदार कंडक्टिविटी हो जाती है कि इनका नाम ही फिर क्या रख दिया जाता है, सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर का इसमें, इस बुक में एक पूरा चैप्टर है हमारे, और उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको बस कुछ फैक्ट्स इसके याद रखने हैं, ओके। सो ये हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे इसके, जो आपको ध्यान रखने थे। इसके बाद चलिए हम हमारा इसी के अंदर थोड़ा सा एक टॉपिक और देखते हैं, इक्विलिब्रियम, ओके। इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो हिंदी में मेरे लिए ट्रांसलेट करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं समझा देती हूँ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, उस वक्त किसी मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, तो वो कैसे बिहेव करेंगे, ये हम इसमें बेसिकली देखेंगे। हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉन गैस क्यों बोला। नॉर्मल गैस क्या होती है, एक कंटेनर है, जब उसमें गैस होती है तो हम ये कहते हैं कि उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे जिनका आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब दो एटम एक दूसरे को ना तो अट्रैक्ट करेंगे, ना ही रिपेल करेंगे, ना ही ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएंगे। वो उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो इधर उधर कहीं पर भी अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, कोई उनके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। ये नॉर्मल गैस के बारे में हम बोलते हैं। अब मेटल में क्या होता है, मेटल में होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो होता क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी भी तरह जा सकते हैं। तो क्योंकि उनका जो बिहेवियर होता है फिर इलेक्ट्रॉन्स का,
वो ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं होती है तो उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी मर्जी से इधर-उधर जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गैस के एटम जाते हैं। तो काफ़ी सिमिलर बिहेव है इनका गैस से, इस वजह से इनको भी क्या बोल दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन गैस बोल दिया जाता है, क्योंकि वो गैस के साथ काफ़ी मैचिंग हो रहा है उनका बिहेवियर। लेकिन ये जो उनका बिहेवियर है, ये गैस के साथ अगर हमें कंपेयर करना है, तो हमें उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस देनी पड़ेगी। अभी वो कंडीशंस क्या है? देखो, पहली बात तो है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब यूनिट वॉल्यूम आप ना भी लें तो आप लिखिएगा, आपने जो कंटेनर लिया है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब मैं कंटेनर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम गैस से कंपेयर करते हैं, बाकी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है? ये मेटल के अंदर है। ओके, मेटल के अंदर है, मेटल ही उनका कंटेनर है। सो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इनका नंबर कम होना चाहिए। देखो, ऐसा क्यों बोला हमने? अगर हमें गैस की, मैं कह रही हूँ कि आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है हमें इनको, अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाना है तो इनका हमें नंबर कम रखना पड़ेगा और जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा रखना पड़ेगा। इसी कंडीशन में ये परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो क्यों है? अब ये दोनों कंडीशन देख लेते हैं। एक्चुअल में जब हम परफेक्ट गैस की बात करते हैं तो परफेक्ट गैस का ये रूल होता है, जो गैस परफेक्ट नहीं होती है उसे हम बोलते हैं वांडरवाल गैस। ओके, ये आप समझते होंगे, वांडरवाल गैस बोलते हैं। और वांडरवाल गैस में क्या होता है कि वांडरवाल गैस में अगर दो एटम है तो उनके बीच में वांडरवाल फोर्स लगता है। लेकिन परफेक्ट गैस का मतलब आइडियल गैस होती है और आइडियल गैस के कोई भी दो एटम के बीच में फोर्स नहीं लगता है। तो अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम कर लिया, कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हमारी लो होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से काफी दूर होगा, है ना? उनका नंबर कम होगा तो वो एक दूसरे से काफी दूर होंगे, और काफी दूर होंगे तो उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, और जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो इनका कंपैरिजन हम आइडियल गैस से कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके बीच में फोर्स लगेगा तो हमें फिर क्या आना पड़ेगा? वांडरवाल गैस में आना पड़ेगा। तो अगर हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के अंदर फ्री है, वो हमारा आइडियल गैस की तरह बिहेवियर करे, तो उनकी कंसंट्रेशन यानी उनकी संख्या हमें क्या रखनी पड़ेगी? कम रखनी पड़ेगी। दूसरा हमारे पास कितना है? टेम्परेचर हाई होना चाहिए। टेम्परेचर उनका हमने क्या कर दिया? हाई होना चाहिए। तो एक्चुअल में लो टेम्परेचर में क्या होता है? लो टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास क्या होगा? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। अगर हमने टेम्परेचर बहुत ही कम कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी रहेगी ही नहीं। जबकि हमारे पास आइडियल गैस जो होते हैं, वो एटम जो होते हैं वो कभी रेस्ट पे नहीं होते हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी उनको खींच नहीं रही, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर नहीं रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी कहाँ से? तो उनके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए कहीं से तो उनको एनर्जी मिलनी चाहिए, और वो कहाँ से मिलती है? उनको टेम्परेचर से मिलती है। सो इलेक्ट्रॉन के अंदर हमने क्या किया है? अगर हमने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो होगा क्या कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू मूव करते रहेंगे, कंटिन्यू मूव करते रहेंगे, जैसा कि बिल्कुल आइडियल गैस में होता है। एक दूसरा रीजन ये भी होता है कि टेम्परेचर हाई करने का, कि आपके पास हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, सपोज ये उनके लिए लेवल्स है और इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या होता है? आपके पास पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, चलो ये डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट गैस की बात आएगी तब मैं बताऊंगी। सो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? कंटिन्यू मोशन में होंगे और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में ज्यादा देर रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि एनर्जी है उनके पास। अगर एनर्जी है तो वो एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के मान लो पास में आ भी गया तो उससे फटाफट कोलाइड करके, टक्कर करके दूसरी साइड में निकल जाएगा, है ना? क्योंकि उसके पास एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, टेम्परेचर आपने बहुत हाई कर रखा है। तो इस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आइडियल गैस, परफेक्ट गैस तभी बनेगा जब आप टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा रखेंगे और उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम रखेंगे। ऐसी गैस को हम बोलते हैं नॉन डीजेनरेट गैस, अनअपभ्रष्ट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, अनापभ्रष्ट गैस बोलते हैं इसको, है ना? तो नॉन डीजेनरेट क्यों बोलते हैं? देखो, डीजेनरेसी का मतलब समझिए आप, अपने क्वांटम मैकेनिक्स में डीजेनरेसी का मतलब समझा होगा। सपोज आपके पास 1s लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है मान लीजिए, ठीक है? तो और एक आपके पास मान लीजिए s में है, तो s का तो चलो एक ही ऑर्बिटल है। एक आपके पास p में है, तो p में आपके पास कितने होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो सपोज इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि इसका एनर्जी एनर्जी की आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, करेक्ट? लेकिन इसमें क्या है? इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी सेम है। तो ये आपका होता है नॉन डीजेनरेट लेवल
ये आपका हो जाएगा नॉन डीजेनरेट लेवल और ये आपका हो जाएगा डीजेनरेट लेवल। सो जिसके पास एनर्जी की एक ही वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारी स्टेट हो, जैसे इसके पास 3 है, डी में 5 आ जाएगी, पर एस में कितनी रहेगी 1। तो अगर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक ही स्टेट है तो हम उसे नॉन डीजेनरेट बोलते हैं, और अगर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग एक से ज्यादा स्टेट है तो हम उसे डीजेनरेट बोलते हैं। अब हमने इसको नॉन डीजेनरेट क्यों कहा? देखो, संख्या बहुत कम है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो सपोज आपने बहुत सारे एनर्जी के ये लेवल बना रखे हैं, ये एनर्जी का लेवल है ना, ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे इंक्रीज हो रही है एनर्जी। तो अगर आपने संख्या कम रखी है, सपोज आपने संख्या रखी है, मान लीजिए 5 रखी है, तो होगा क्या, 5 में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, राइट। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, पाउली ने ये कहा था कि एक लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अप स्पिन वाला और डाउन स्पिन वाला। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर ज्यादा कर दिया तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे क्यों जाएगा, वो अपने उसके पास एनर्जी है, वो ऊपर वाले में जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाले में चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर वाले में चला जाएगा। तो ऐसे करके होगा क्या कि हर लेवल में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये कंडीशन क्या हो गई, सारे के सारे लेवल क्या हो गए आपके पास, नॉन डीजेनरेट हो गए, क्योंकि एक लेवल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये तो नॉन डीजेनरेट की बात हो गई। तो ये कब मिलेगा आपको, संख्या कम होनी चाहिए। अगर आपने संख्या ज्यादा कर दी, सपोज टेम्परेचर तो बढ़ा रखा है लेकिन संख्या ज्यादा कर दी, तो लेवल क्या हो जाएंगे, अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ गए सपोज यहाँ पर। अब आपने संख्या बढ़ा दी, डबल कर दी, 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया, लेकिन लेवल इतने ही है, तो मजबूरी क्या होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसके पास आके बैठना पड़ेगा। तो अगर आपने संख्या बढ़ा दी तो एक एक लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जब 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका मतलब उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी, और अगर उनकी एनर्जी सेम हो जाएगी तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डीजनरेट गैस हो गया। सो इसलिए आपको संख्या कम रखनी है और टेम्परेचर ज्यादा रखना है। तो ऐसी गैस को हम बोलते हैं नॉन डीजनरेट गैस। ओके, अब मैं बता देती हूँ आपको कि डीजनरेट गैस आपको कब मिलेगी। तो उल्टा कर दो, संख्या बढ़ा दो और टेम्परेचर को घटा दो, तो होगा क्या, अब सपोज आपके पास ये 4 लेवल है, एक तो टेम्परेचर कम है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहना चाहेंगे, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में रहना चाहेंगे, क्योंकि ऊपर वाले लेवल की एनर्जी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ भर जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 से ज्यादा रह नहीं सकते क्योंकि पाउली ने बोला है। तो अब अगला वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 यहाँ पे, मतलब वो 2 खाली पड़े रहेंगे, खाली पड़े रहेंगे, पर इलेक्ट्रॉन उनमें जाएंगे नहीं। सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी होगी कि नीचे वाले लेवल पूरे भर जाएं, और अगर वो भर जाएंगे तो इसका मतलब आपके पास डीजनरेसी आ गई। तो ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें आपको डीजनरेट गैस मिलती है और आपको ऊपर वाले केस में नॉन डीजनरेट। अब इनका ग्राफ देखो, जो नॉन डीजनरेट गैस होती है, नॉन डीजेनरेट गैस के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं। परफेक्ट गैस का मतलब आइडियल गैस। अगर वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं तो हम उन पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लो, मैक्सवेल का बोल्ट्जमान वितरण नियम, जो कि आपने थर्मोडाइनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। नहीं तो अपना जो थर्मोडाइनेमिक वाला कोर्स है उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। उसमें आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और उसमें आप ग्राफ देखिएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान का जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से आता है आपके पास। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है सपोज, और आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी है सपोज, किसी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है गैस का, उसका एक्स डायरेक्शन में, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। तो ये वाला कर्व अगर ध्यान रहे तो इसका मतलब ये वाला कर्व किसका बनेगा, ये वाला कर्व बनेगा नॉन डीजेनरेट गैस के लिए। और नॉन डीजेनरेट गैस की कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर होना चाहिए हाई, कंसंट्रेशन होनी चाहिए लो। तो ये इस कंडीशन में ऐसा कर्व बनेगा। तो जब होता क्या है कि आपके पास अगर आप टेम्परेचर को घटा देते हो और नंबर को बढ़ा देते हो, तो होता क्या है कि ये कंडीशन आ जाती है डीजेनरेट की। और डीजेनरेट जैसे ही होता है वो किसके अकॉर्डिंग होने लग जाता है, वो उसके बाद मैक्सवेल बोल्ट्जमान को फॉलो करेगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर हो चुका है डाउन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे से नीचे रहना चाहेंगे, तो सबसे पहले नीचे वाला लेवल भरेंगे, उसके बाद ऊपर वाला भरेंगे, उसके बाद ऊपर वाला भरेंगे। तो इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपके पास कैसा है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन वाला कर्व हो जाएगा। और अगर आपने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है सेकेंड ईयर के अंदर, तो आपने देखा होगा उसका फंक्शन होता है ई माइनस ई एफ
अपॉन के टी प्लस वन, ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है। तो अगर हम इसमें कर्व प्लॉट करें तो आप देखिए आपके पास जब E इज इक्वल टू ई एफ है, उस कंडीशन में आपको f की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 अपॉन ये 0 हो जाएगा, e की पावर 0 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1, और ये कितना हो जा रहा है आपके पास 1/2। अगर आपके पास मान लीजिए, क्योंकि हमने क्या किया इस कंडीशन में, देखो टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो होना चाहिए, इसका मतलब सपोज हम टी को 0 केल्विन रख देते हैं, तो t इक्वल टू 0 केल्विन पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैं आपको ग्राफ बताना चाह रही हूँ, बेसिकली ग्राफ कैसा आएगा। तो t इक्वल टू 0 केल्विन पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ई माइनस ई एफ अपॉन 0, क्योंकि t की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 प्लस 1। अब ये देखो, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर कुछ किसी के भी नीचे 0 रखो वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन नहीं, हमें इन्फिनिटी प्लस में मिलता है या माइनस में मिलता है वो देखना पड़ेगा। तो केस फर्स्ट है आपके पास, अगर मैं e को ef से ज्यादा रख दूं तो आपके पास ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव के नीचे आएगा तो नीचे पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी प्लस 1, और e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। लेकिन इसी के अंदर अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं लेस देन ef, तो क्या होगा वहां पे क्या हो जाएगा, आपके पास माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि e माइनस ई एफ का मतलब क्या होगा, और ये छोटा है, ये छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, तो आपके पास माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर ले लो, 1 अपॉन ई की पावर माइनस ई एफ माइनस ई अपॉन 0 प्लस 1 रख दो। अभी ई एफ आराम से बड़ा नंबर है, ये देखो बड़ा नंबर है, अब आपके पास ये टर्म e की पावर माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आपको देखो f क्या मिलेगा, 1 अपॉन ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, और e की पावर जो माइनस इन्फिनिटी होता है वो 0 होता है, क्यों, क्योंकि देखो e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, और ये आपके पास 0, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो एक में आपको 1/2 मिला, फिर आपको 0 मिला, और आपको 1 मिला, तो ग्राफ देखो कैसा बनता है, ग्राफ आपके पास ऐसा बनेगा। सो ये आपके पास फर्मी डिराक है, ये आपके पास बनता है इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से। कैसे बोला मैंने ये वाला ग्राफ, क्योंकि आपके पास ये सपोज करो एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी का एक्सिस है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है ई एफ, और t इक्वल टू 0 केल्विन पे हमने ये बनाया है। तो जब f की वैल्यू ये है आपके पास 1 और ये आपके पास 0, तो आप देखिए ये यहां से लेकर यहां तक एनर्जी की वैल्यू क्या है, EF से कम है, और यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है, एनर्जी की वैल्यू EF से ज्यादा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास क्या है, E बराबर EF है ना। तो आप तीनों कंडीशन देख लो, आप ऊपर चलते हैं, ये देखो आपके पास जब E बराबर EF था तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/2 आ रही थी, आपके पास कंडीशन कितनी है, E बराबर EF पे आपके पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए। अच्छा वो नॉन जीरो पे लगाया हमने, ये 1/2 हमने नॉन जीरो पे लिया है, हम एक बार जीरो पे देखते हैं। अगर हम ये देखो, अगर E इक्वल टू EF है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 अपॉन इक्वल टू EF पे कितना हो जाएगा, अगर ये t इक्वल टू 0 पे ही लेना है तो t इक्वल टू 0 ही ले रहे हैं, तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना, और देन अगेन वो तो आपके पास 0 ही आ रहा है। सो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। सो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, ओके। E इक्वल टू ई एफ पे मुझे एक बार थोड़ा सा देखना है, E इक्वल टू ई एफ पे एंड t नॉट इक्वल टू 0 पे देखना पड़ेगा ना वो अपन को। सो आपके पास आ रहा है E माइनस ई एफ, और ये हमारे पास आ रहा है 1/2। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, आई गॉट इट आई गॉट इट आई गॉट इट। ये आपके पास देखो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, ये पूरी रेंज में, एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, इस पूरी रेंज में आपके पास आ रहा है E लेस देन ई एफ। अच्छा, E लेस देन ई एफ में तो हमें क्या मिल रहा था, ये रहा E लेस देन EF में हमें 1 मिल रहा है, सो सॉरी ये 1/2 पे चली गई मैं। E लेस देन EF में आपके पास कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसलिए ये ग्राफ देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 हो रहा है ना, 1 हो रहा है। और इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, ये 1 हो रहा है, और इसके बाद E ग्रेटर देन EF पे आपको क्या मिल रहा है, E ग्रेटर देन EF पे आपको 0 मिल रहा है। तो ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा हो जाता है, आपके पास 0 हो जाता है। तो ये t इक्वल टू 0 पे प्लान किया है। अब जब हम यही ग्राफ t नॉट इक्वल टू 0 पे प्लान करते हैं, यानी कि t ग्रेटर देन 0 केल्विन पे करते हैं, तो सेम ऐसा ग्राफ, अभी कैसा बन रहा था ये ग्राफ, ऐसा बन रहा है, राइट। तो ये ग्राफ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, यानी एक्चुअल ग्राफ तो ये था हमारा t इक्वल टू 0 केल्विन पर, ये ग्राफ क्या करता है 1 से शुरू होके, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब t नॉट इक्वल टू 0 पे, t नॉट इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिला था, फंक्शन देखो, t नॉट इक्वल टू 0 पे ये 1/2 मिला था हमारे पास, राइट। t नॉट इक्वल टू 0 पे हमें यहाँ पर ये 1/2 मिला है,
क्योंकि हमने क्या रखा है, E इक्वल टू EF रखा है। अगर आप E इक्वल टू EF पर चाह रहे हो कि ऊपर वाली वैल्यू 0 हो जाए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 बाय 0 क्या होता है, अनडिटरमाइंड होता है, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए टेम्परेचर को आप नॉट इक्वल टू 0 करेंगे, ध्यान रखिएगा। और E इक्वल टू EF आपने 0 कर दिया, तो ऊपर कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, 1/2। तो E इक्वल टू EF पर वैल्यू आपके पास कितनी आनी चाहिए, और ये था E इक्वल टू EF। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास, 1/2 होनी चाहिए। तो फंक्शन आपका 1 से शुरू होना चाहिए और 0 पर जाना चाहिए, पर वो 1/2 से पास होना चाहिए। तो ये फंक्शन आपके पास इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो t नॉट इक्वल टू 0 पे है, और ये वाला जो ग्राफ है वो t इक्वल टू 0 पे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो ग्राफ प्लॉट किया है, फिर वो कैसा दिखेगा, वो आपके पास ये देखो, ये इस तरह से। और क्योंकि हमने ये कहा है कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमान वाला ग्राफ था वो ऐसा था, वो दोनों साइड सिमेट्रिक था, तो हमने क्या एक साइड प्लॉट किया है सिमेट्रिकली, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ग्राफ आप इस साइड भी प्लॉट कर दो, ये देखो, है ना। सो आपके पास ध्यान रखिएगा, आप बुक में इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। डीजनरेट इलेक्ट्रॉन गैस का जो ग्राफ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ होता है, वो ऐसा दिखेगा, और नॉन डीजनरेट का ग्राफ आपको कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। ये आपके पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपके पास है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। ये कब होगा, जब टी बहुत हाई है, कंसंट्रेशन लो है, और ये कब होगा, जब टी लो है और कंसंट्रेशन आपके पास हाई है। तो ये इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन गैस होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं है, ध्यान रहे दोनों ही कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0 करी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करी है तो उसका नेट वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और वो बात है भी सही, क्योंकि आपने, अच्छा हम एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये EF के साथ किया है। EF यहाँ पे क्या है, फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी होती है। तो EF के अंदर अगर हम फर्मी एनर्जी उसकी बोलते हैं, तो जो फर्मी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी है, और अगर उनकी एनर्जी EF है तो उनकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, VF हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जो ग्राफ आपने EF का बनाया है बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आपका VF का बनेगा। सो आपके पास, मैंने आपसे कहा था कि 1/2 जहां पे होगा, 1/2 यहाँ कहीं पे था, राइट। तो यहाँ पे आप डॉटेड लाइन प्लॉट करो, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, VF। जैसा EF का लिखा वैसा ही आपको किसका मिलेगा, VF का मिलेगा। सो आपके पास यहाँ पे फर्मी वेलोसिटी होगी, और हमने फर्मी वेलोसिटी ही क्यों चूज करी है, क्योंकि जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो वही होता है जो सबसे बाहर वाले शेल में होता है। और फर्मी लेवल की डेफिनेशन अगर आपको ध्यान हो तो T इक्वल टू 0 केल्विन पर वो लेवल जिससे नीचे के सारे लेवल भरे हुए होते हैं और ऊपर के सारे लेवल एम्प्टी होते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल, है ना। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि वैलेंस लेवल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, और वही फ्री होता है, इसलिए हम फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फर्मी वेलोसिटी बोल रहे हैं। सो आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ है, एंड सो सॉरी बीच में आपके 1-2 मिनट वेस्ट हो गए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था इसलिए। बट सो ये टॉपिक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे ड्रुड लॉरेंज थ्योरी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।